हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम शुरू का आधा घंटा हम सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को समझेंगे और हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम किस अप्रोच से जाने वाले हैं उसको समझेंगे, ताकि हमारे आगे के सारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें अपने बारे में बता देता हूं। मैंने मई 22 के अंदर अपने सीए फाइनल एग्जाम्स दिए थे और मैंने सीए कोर्स क्वालिफाई किया था। देन आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई ज्वाइंट ग्रैंड थॉर्नटन विच इज अ वेल नोन ग्लोबल सीए फर्म। ठीक है, और बिग 5 के अंदर भी आती है। इसके अंदर मैंने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोफाइल के अंदर वर्क किया पूरे 2 साल। उसके बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ज्वाइन करी जिसमें मैंने लगभग 1.5 साल काम किया। तो 3.5 साल मैंने जॉब करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरे को अपना पैशन, जो मेरा टीचिंग पैशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैंने जॉब क्विट करी और मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया। इसके साथ ही मेरी एक कंसल्टिंग फर्म भी है जिसके अंदर हम न्यू एज स्टार्टअप्स, जो नई कंपनीज है, उनको उनका पहला फंड रेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपकी तरफ। अब मैं चाहूंगा कि आप भी बच्चे, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे मेरा पेड कोर्स लेके ये वाला लेक्चर देख रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे मेरा ये वाला लेक्चर देख रहा हो, वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 9220996467, इस पे मेरे को एक बार मैसेज करे, अपना नाम मैसेज करे, अपना अटेम्प्ट मैसेज करे कि उसका अटेम्प्ट कब ड्यू है, एंड वो जिंदगी के अंदर क्या फील्ड में जाना चाहता है या वो जिंदगी में क्या चीजें करना पसंद करता है, उसमें 1-2 लाइन वो जरूर इस नंबर पर भेजे। इससे सिर्फ इतना होगा कि हमारी 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के एक मेरा लेक्चर देख के जाएं। मैं चाहता हूं कि जो हमारा रिलेशन है वो अच्छे से बिल्ड हो, आप डेली बेसिस पे मेरे साथ इंटरेक्शन करें, प्लस फ्यूचर में आपको कभी भी सीए से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई भी चीज में परेशानी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकें। ठीक है सर, तो मैं यही चाहता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई या आपका दोस्त बनके आपके साथ इन लेक्चर्स के अंदर साथ में रहूं। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज की जो आपको इस कोर्स के साथ मिलने वाली है। तो इस कोर्स के साथ आपको 2 बुक्स मिलेंगी। ठीक है, पहली बुक है आपकी कॉन्सेप्ट बुक एंड सेकेंड बुक जो है आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट बुक क्या है। तो कॉन्सेप्ट बुक जो है वो आपकी एक टेक्स्ट बुक है। ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरा स्टडी मटेरियल, जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है, उसमें जो जो रेलेवेंट टेक्स्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर हमने प्रेजेंट किया है। ठीक है, इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर 100% कवरेज तो है ही, प्लस जो भी कीवर्ड्स हैं आईसीआई के अंदर, जो भी आपको एग्जाम में कीवर्ड्स लिखने होते हैं, वो सब के सब हमने रेड से हाईलाइट किए हैं। सेकेंड, हमने जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उन सब की समरी भी इसी बुक के अंदर आपको प्रोवाइड करी है। एंड हमने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं, ताकि आपको एग्जाम से पहले जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं, आप सिर्फ उनको एक पिक्चर देख लें और उस पिक्चर से आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से याद आ जाए। मैं एक आपको इस पूरी बुक की झलक दे देता हूं। ये देखिए, आपको जो पिक्स दिख रही हैं, इसके अंदर जितना भी आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये सारा टेक्स्ट जो है ना, रेलेवेंट टेक्स्ट है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है सर, ये देखो, आपको जितनी भी ये इमेजेस दिख रही हैं, ये एक भी इमेज फालतू की इमेज नहीं है। ये सारी इमेज एक स्टोरी से रिलेट करती हैं, जो कि मैं जब जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पहले वो स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसी स्टोरी से मैं जो जो उसके रेलेवेंट टेक्स्ट होगा, जो जो रेलेवेंट आपको कीवर्ड्स लिखने होंगे उस टॉपिक के अंदर, वो सब आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो आप आज से जिसने भी मेरा ये कोर्स लिया है, आप अपनी एसएम की टेंशन तो भूल ही जाइए। मैं आपको इस पूरे कोर्स के अंदर 80 to 90% एसएम आपकी टिप्स पे याद करवा के ही जाऊंगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये वाला कोर्स पूरा कर लो और आपको एसएम याद ना हो। ठीक है सर, सेकेंड, हमारा जो है एक क्वेश्चन बैंक भी है, जिसके अंदर हमने जितने भी आईसीआई ने आज तक आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब एक जगह टॉपिक वाइज डाल दिए हैं, ताकि आपको किसी एक टॉपिक को अगर देखना हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आईसीआई ने पूछे हैं, वो आपको मिल जाए।
सेकेंडली जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है हर आंसर के अंदर वो भी हमने हाईलाइट कर दिए। ठीक है सर, तो ये हमने क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दिया। अब देखेंगे तो देखो ये चैप्टर वाइज पहले आपके एमसीक्यूज हैं एंड देन आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर हमने ब्लैक से हर आंसर के अंदर जो आपके कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड है। अब सर कई बच्चे कहेंगे कि काफ़ी टीचर्स तो सर 2-3 बुक्स प्रोवाइड करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक, कईयों की टेक्स्ट बुक होती है, फिर उनकी समरी बुक होती है, फिर उनकी चार्ट बुक होती है, आप सर सारा चीज़ें एक ही बुक के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो क्या? भाई मेरा आंसर है यस, मैं सारी चीज़ें एक ही बुक के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि देयर शुड बी नो जगलिंग बिटवीन द बुक्स। सर ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे कि आपकी जगलिंग नहीं होनी चाहिए बुक्स के अंदर, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश। ठीक है, ये मैं एक सीए जर्नी में भी मानता हूं कि टू मैनी बुक्स कैन स्पॉइल योर एग्जाम। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-3, 4-4 बुक्स रेफर कर रहे हैं तो जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है एक बुक के साथ, एक जो आपका कंफर्ट लेवल डेवलप होता है एक बुक के साथ, जिसको आप बार बार पढ़ के और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हैं कि मेरे को आ गया मेरे को टेक्स्ट समझ में आ गया, मेरे को याद हो गया। लेकिन जब आप बुक को शिफ्ट करते रहते हैं बार बार, उससे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपकी रिटेंशन है, वो कम होती जाती है। प्लस कोई भी समरी बुक या कोई भी चार्ट बुक, उसके अंदर पूरा टेक्स्ट लिखा ही नहीं होता, तो एग्जाम के अंदर आपको टॉपिक्स तो याद आ जाते हैं वो चार्ट बुक पढ़ के कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स लिखने हैं, लेकिन अंदर आपको क्या टेक्स्ट लिखना है वो आप भूल जाते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको एक बुक होनी चाहिए जो कि कंसाइज भी हो, जिसमें आपको समरी भी मिल जाए और जिसमें आपको चार्ट्स भी मिल जाए। ठीक है सर, तो ये वाली बुक भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, 130 पेजेस के अंदर ये वाली बुक बनाई हुई है, जिसमें से मैं आपको कह दूं कि 20 से 25 पेजेस तो सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट्स एंड आपकी पिक्चर्स से कंज्यूम हो रखे होंगे। तो 100 पेज की बुक है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट पढ़ना है, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है अपने एग्जाम से पहले इस बुक को 4 से 5 बार रिवाइज करना। ठीक है सर, और 3 बार रिवाइज तो मैं आपको इसी लेक्चर्स के दौरान ही करवा दूंगा। तो चलिए ठीक है सर, अब अपन पहले तो समझते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर आपके 5 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आप समझोगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एक बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं कि बिजनेस के गोल्स को अचीव करने चाहिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए, बिजनेस का विजन होता है, बिजनेस का मिशन होता है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? फिर आप समझोगे कि बिजनेस के अंदर कितने लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किस किस लेवल पे कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझने वाले हो। देन सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर जो है आपका, जो है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। ये दोनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड चैप्टर्स हैं। इसके अंदर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझने वाले हो। सर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? तो यार आप एक लेमैन की तरह जब एनवायरनमेंट की बात करते हो तो आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स की बात करते हो। कई लोग कहते हैं कि दिल्ली का एनवायरनमेंट ना इतना अच्छा नहीं है, दिल्ली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। कई लोग कहते हैं कि यार पहाड़ों में जाके रहना चाहिए, वहाँ की हवा बहुत अच्छी है। तो ये सब जो आप बातें कर रहे हो, ये आप अपने आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है उसी से रिलेटेड बातें कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो उसको ठीक करवाना आपके कंट्रोल में है, तो वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। और कुछ चीज़ें मान लीजिए बाहर खराब हो गई, कोई रोड खराब हो गई, तो आप उसको ठीक नहीं करवा सकते, तो वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसपे आपका कंट्रोल बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट होती है और कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल में क्या क्या आता है? कंपनी के खुद के एम्प्लॉइज, कंपनी की खुद की रिसोर्सेज जिसपे उसका डायरेक्ट कंट्रोल है, वो चाहे तो उनको चेंज कर सकती है। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के सप्लायर्स, जिनको चाह के भी वो चेंज नहीं कर सकती, बट उन सभी फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है सर, तो ये हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट। देन आपका फोर्थ चैप्टर आ जाता है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को आप पढ़ोगे रिलायंस, बड़ी बड़ी जो कॉन्ग्लोमरेट्स है, उन सबको ध्यान में रखते हुए।
कि जितने भी बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं ना, ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चॉइस करते हैं अपने बिजनेस के अंदर कि हमें कौन से नए बिजनेस में जाना है, हमें कौन से बिजनेस को एग्जिट करना है, हमें किस तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। ये सब डिसीजंस जो है वो इसी चैप्टर को पढ़ के सारे के सारे जितने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं वो लेते हैं। ठीक है सर। देन आपका 5th चैप्टर आता है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ये वाला सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे वास्ट चैप्टर है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स का। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या सारे चैप्टर 10-10 नंबर के आते हैं क्या हमारे ICAI के एग्जाम में, तो हम 5th चैप्टर को छोड़ जाएं? तो मैं आपसे कहूंगा भाई ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। आजकल ICAI बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहीं से भी कितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो आपको 5th चैप्टर में से अगर आप सितंबर 25 का एग्जाम देखोगे तो उसमें 20 नंबर का 5th चैप्टर में से आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। और मैं तो कहूंगा यार SM इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आपके जीवन के अंदर ये इतना चेंजेस लाने वाला सब्जेक्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आपको तो ये बहुत ही प्यार से बस मेरे साथ हर टॉपिक को एंजॉय करते हुए पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ते हुए अप्रोच क्या रखोगे अपनी। ठीक है। तो देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको दुनिया में ले जाता है एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, जो बड़ी बड़ी बिग, आपने बिग 3 का नाम सुना है क्या? जो बिग 3 जिसको हम बोलते हैं कि मैकेंजी, बेन, BCG, इन सब में एक कॉमन चीज है कि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए फेमस है ये वाली फर्म्स। ठीक है। ये सारी फर्म्स बड़े बड़े बिजनेसेस को एडवाइस देती हैं कि उनको किस बिजनेस में एंटर करना चाहिए, किस बिजनेस के अंदर उनको डाइवेस्ट करना चाहिए, यानी कि अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। उनको कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो किस तरीके से लॉन्च करना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का काम होता है। ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट है, ये आपको समझाएगा कि एक धंधा चलता कैसे है, उसके अंदर कैसे बड़े बड़े डिसीजंस को लिया जाता है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है एक बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने से पहले। ठीक है। हमें क्या बड़े बड़े डिसीजंस जो है बिजनेस के किन फैक्टर्स के बेसिस पे लेने होते हैं। ठीक है सर। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जब हम एक धंधा चला रहे होते हैं। तो आपको ये उस पर्सपेक्टिव से ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये अपने CA इंटर के अंदर 50 नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट FM और SM आपका पेपर 6 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। FM भी 50 नंबर का आता है और SM भी 50 नंबर का आता है। अगर आप FM के अंदर 200 घंटे देके 30 या 35 नंबर स्कोर कर पाते हो 50 में से, तो आप SM के अंदर 100 घंटे देके 45 नंबर स्कोर कर सकते हो SM के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट तो यार बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, या इस सब्जेक्ट के अंदर तो पूरी थ्योरी है, तो मैं प्रैक्टिकल पे ध्यान देता हूँ, थ्योरी तो मैं लास्ट में कर ही लूंगा। लेकिन ये वाली गलती ना आप मत करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है नो डाउट, लेकिन ये सब्जेक्ट डिमांड करता है कि आप जो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है वो एज इट इज एग्जाम्स में लिखो। ये हमारे 12th के या हमारे BCom के एग्जाम्स नहीं है जिसके अंदर हमें सिर्फ हेडिंग याद हो गई और अंदर का हमने अपने आप से बना के लिख दिया। ठीक है। या हमने पेजेस भर दिए तो हमें नंबर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको जो एग्जैक्टली बुक के अंदर लिखा है आपको वही कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं अपने एग्जाम के अंदर, तभी ICAI आपको नंबर देता है। तो आपको बिल्कुल भी ये वाला सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेना है, आपको बिल्कुल सोच समझ के इस सब्जेक्ट को पूरे अच्छे ढंग से कवर करना है। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो मेरा मानना है आपको फर्स्ट डे ही उसका जो लेटेस्ट एग्जाम आया हुआ है ICAI का वो एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, ताकि आपकी अप्रोच राइट डायरेक्शन में जाए कि हमें इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। ये जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है इसके अंदर 15 नंबर के MCQs पूछता है ICAI। ठीक है। और पूरे 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है। सर अभी तो आप कह रहे थे कि 50 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। भाई 50 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। पेपर आता है आपका 65 मार्क्स का, जिसमें 15 नंबर के MCQs होते हैं और 50 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। देखो MCQs के अंदर तो कोई चॉइस होती नहीं है, वो तो आपको पूरे करने होते हैं। इस 15 मार्क्स में से 10 मार्क्स के जो MCQ हैं वो आपके एक केस स्टडी के बेस पे होते हैं, जो 1 से 1.5 पेज की आपसे एक केस स्टडी दे देगा ICAI, और फिर उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लेगा। हर क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की होती है।
उसके बाद जो है आईसीआई आपसे 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो कि पहला क्वेश्चन 15 नंबर का होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट 5-5 नंबर का होता है। ये देखो, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर पहला पार्ट 5 नंबर का, सेकंड पार्ट 5 नंबर का एंड थर्ड पार्ट आपका 5 नंबर का। तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो 50 में से 15 गए, अब कितने बचे? 35 मार्क्स। अब आपको 35 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है पेपर, ठीक है। 15 नंबर यहाँ पे चॉइस होती है आपकी। तो इसमें क्या है, 6th, 7th एंड 8th क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन तो पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, 5 मार्क्स ईच, तो हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। आप तो इन तीनों में से आप एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ सकते हैं, प्लस जो आपका 8th क्वेश्चन होता है ना, इसमें बी पार्ट के अंदर एक इंटरनल चॉइस आती है, तो आप बी या तो ये वाला कर सकते हैं या आप ये वाला कर सकते हैं। तो 15 नंबर आपको अपनी चॉइस से डिसाइड करना होता है कि आपको क्या अटेम्प्ट नहीं करना, और बाकी 20 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज आपके 5 2-2 नंबर के आते हैं, फिर जो बाकी 3 एमसीक्यूज हैं उसमें से 2 एमसीक्यूज 2 नंबर के आते हैं और 1 एमसीक्यू 1 नंबर का आता है, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। अब चलिए, अब हम अपना शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स। तो फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भाई इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, उसके अंदर आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलके बना है, एक स्ट्रेटेजी और एक मैनेजमेंट, ठीक है सर। तो अब सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना सर। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसकी डेफिनेशन ना पढ़ो एक बार को, तो आपके दिमाग में मैनेजमेंट वर्ड सुन के क्या क्या इंटरप्रिटेशन आते हैं कि मैनेजमेंट का क्या क्या मतलब हो सकता है। तो कोई भी आप किसी भी बंदे से अगर पूछोगे कि यार मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा, तो वो 2 ही आंसर देगा आपको। एक तो वो बोलेगा अरे यार चीज़ों को मैनेज करना होता है ना मैनेजमेंट, तो जैसे कि बहुत सारे लोग मैनेजमेंट करते हैं अपनी काम की, ठीक है, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। कई लोगों को शादियों को मैनेज करने का काम होता है कई लोगों का, तो मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना चीज़ों को। और दूसरा बच्चा जो कॉमर्स का बच्चा होगा, आप और मेरे जैसा, वो बोलेगा मैनेजमेंट मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बड़े बड़े लोग जो कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हुए हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, वो होते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी ना मैनेजमेंट का दोनों मतलब दिए हुए हैं और दोनों मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट का पहला मतलब क्या होता है कि वो एक की ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सर क्या होता है मैनेजमेंट? की ग्रुप, यानी कि इंपॉर्टेंट ग्रुप, इंपॉर्टेंट पर्संस इन एन ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। ये अफेयर दूसरे वाला अफेयर्स नहीं है, ये डेली रूटीन के काम को अफेयर्स बोला जा रहा है, ठीक है। इट इज अ चीफ ऑर्गन एंट्रस्टेड, यानी कि चीफ ऑर्गन मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसपे हम एंट्रस्ट करते हैं, यानी कि हम ट्रस्ट करते हैं कि वो एक एंटिटी को पर्पसफुल बनाएगा और प्रोडक्टिव बनाएगा। इट इज अ चीफ ऑर्गन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। तो क्या है ये सबसे पहली चीज? इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट इज अ चीफ ऑर्गन इन एन एंटिटी which makes an entity a purposeful and a productive entity, ठीक है सर। and it also integrates the disorganized resources of manpower, money, material and technology। तो सर मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो ये की ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड, ये चीफ ऑर्गन है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हेल्प करता है एक एंटिटी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने में। प्लस ये इंटीग्रेट करता है कंपनी के जो इधर उधर रिसोर्सेज, डिसलोकेटेड रिसोर्सेज है, उनको एक जगह लाने में, उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। और रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं कंपनी के? कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी। ये जितने भी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं उन सबको वो इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है अपने बिजनेस फंक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, ताकि एक बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या हुई सर? इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन
which is in charge of its affairs. It is a chief organ entrusted with the task of making organization purposeful and productive entity. Then it integrates the disorganized resources, जो इधर उधर फैली हुई resources हैं, of manpower, money, material and technology, which are then combined into a functioning whole. यानी कि एक बिजनेस की तरह वो फंक्शन कर सके ये डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, इसको इंटीग्रेट करने में हमारी मैनेजमेंट हेल्प करता है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की सेकंड डेफिनेशन की. सर सेकंड डेफिनेशन कौन सी? कि चीज़ों को मैनेज करना भी तो मैनेजमेंट ही कहलाता है सर. तो बिल्कुल सही. तो चीज़ों को मैनेज करना यानी कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक सेट है इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस का, जो कि किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस carried out by the management of an organization to attain its objectives. तो मैनेजमेंट क्या है? कि जो इंटर रिलेटेड बिजनेस फंक्शंस होते हैं, यानी कि एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? कंपनी के अंदर प्लानिंग एक फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन होता है, डायरेक्टिंग एक फंक्शन होता है, स्टाफिंग एक फंक्शन होता है और एक कंट्रोल फंक्शन होता है. ये पांचों फंक्शन हमने 12th क्लास के अंदर अपनी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़े हैं. तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं कंपनी के, वो इंटर रिलेटेड होते हैं. तो एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड बिजनेस फंक्शंस और प्रोसेसेस को जब मैनेजमेंट करती है टू अटेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उसको भी हम मैनेजमेंट ही कहते हैं. ठीक है सर. अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब होता है किसी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत होती है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, जिसको जरूरत है हमें उस प्लान के अंदर, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, उन सबको लाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. देन डायरेक्टिंग का मतलब उन रिसोर्सेज को एक डायरेक्शन देना कि आपको इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. देन स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो भी बंदों की हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें टैलेंट चाहिए अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सब की हायरिंग करना. एंड कंट्रोल फंक्शन का मतलब होता है कि जो जो हमने चीज़ें सोची थी और वो चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही, इन सबको ध्यान रखना, और अगर नहीं हो रही तो उन चीज़ों पे कंट्रोल रखना कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं. ठीक है सर. मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, देन मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज. मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? सर एक्विजिशन तो सिंपल है, रिसोर्सेज को एक्वायर करना, कहीं से लेके आना रिसोर्सेज को. और मोबिलाइजेशन का मतलब है रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना, यानी कि रिसोर्सेज को अपने काम पर लगाना. देन थर्ड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो आपका क्या मतलब हुआ मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर? कि आपने सबसे पहले एक गोल बनाया, देन आपने मोबिलाइज और एक्वायर किया रिसोर्सेज को, देन आपने एलोकेट किया रिसोर्सेज को कि भाई जिसको जिस काम के लिए जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उतने आप ले लो. एंड एट लास्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर व्हाट इज प्लान इज अचीव्ड और नॉट. ठीक है, एक कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि जो हमने प्लान किया है वो हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा. तो दो आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस यहाँ पे खत्म होती है. ठीक है सर. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होता है. ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है. तो यार आप सब सीए कर रहे हो, आप सब ने सीए इंटर पास करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रखी होगी. कुछ बच्चों ने तो अभी से सीए फाइनल की भी स्ट्रैटेजी बना ली होगी कि मेरा सीए इंटर इस एज में निकलेगा, उसके बाद मैं 2 साल की आर्टिकलशिप करूंगा, फिर मैं अपना सीए फाइनल का एग्जाम दूंगा और मैं इस एज के अंदर सीए बन जाऊंगा. ठीक है, तो लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी होगी. तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, यानी कि दूर की जब हम सोचते हैं तो उसका हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं कि हम क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं. इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज. यानी कि ये क्या है सर? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज. डिजायर्ड इमेज का क्या मतलब हुआ? जो वो अपने आप को देखती है, जैसा वो अपने आप को देखती है फ्यूचर में, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है एक स्ट्रैटेजी. ठीक है सर. इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ अ डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड इट्स डेस्टिनेशन. तो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का
और डिजायर्ड इमेज का ब्लूप्रिंट होता है स्ट्रेटेजी। अब ये डायरेक्शन, डिजायर्ड इमेज और आपका डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हाट इट वांट्स टू बी। इट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है। व्हाट इट वांट्स टू डू, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है। हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चीजें करना चाहती है। और वेयर इट वांट्स टू गो, ऑर्गेनाइजेशन कहां पर जाना चाहती है। इन सब का जो ब्लूप्रिंट है वो होता है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप अपनी लेमन लैंग्वेज में भी समझे, आप सीए बनना चाहते हो, ठीक है ना, व्हाट इट वांट्स टू बी, मैं सीए बनना चाहता हूं। देन व्हाट इट वांट्स टू डू, आप सीए बन के किस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो। देन हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, कैसे आप ये चीजें अचीव करना चाहते हो। और वेयर इट वांट्स टू गो, आप कहां पे जाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्या अचीव करना चाहते हो। इन सब का ब्लूप्रिंट आपकी एक स्ट्रेटेजी कहलाएगी। ठीक है सर, तो एक डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट of the organization's desired image, its direction and its destination. That is what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do things and where it wants to go. ठीक है, मेरे साथ सारे इस डेफिनेशन को दोहराएंगे। अब सर एक तो डेफिनेशन आपने हमें बता दी, ये तो आपकी हो गई लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन, जो एक स्ट्रेटेजी वर्ड कंसिस्ट करती है कि उसका मतलब क्या है। बट असली में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो स्ट्रेटेजी एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या होती है, उसका मीनिंग अब हम समझते हैं। ठीक है सर, तो स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान। अगर आप एक बिजनेस को दिमाग में रखते हुए स्ट्रेटेजी सोचेंगे कि एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है गेम प्लान। गेम प्लान किस चीज का? दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस। एक गेम प्लान जो मैनेजमेंट जो होती है बिजनेस का वो यूज करती है। क्या यूज करती है, किस लिए यूज करती है? टू अटेन मार्केट पोजीशन, टू टेक मार्केट पोजीशन, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए एक गेम प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट यूज करता है मार्केट पोजीशन अटेन करने के लिए, यानी कि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। देन कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। सेकेंड, जब उसने अपनी जगह बना ली मार्केट में, अब अपना जो ऑपरेशंस है, अपना जो वो धंधा है, वो चलाने के लिए वो यूज करता है एक गेम प्लान जो कि स्ट्रेटेजी कहलाता है। जब अब उसने अपना धंधा भी शुरू कर दिया, तो अब वो अपना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ठीक है सर, पहले क्या किया उसने, अपनी मार्केट पोजीशन बनाई। फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपना धंधा शुरू किया। उसके बाद उसने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और फिर उसने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपीट करना शुरू किया। और ये सब करके उसने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सेकंड डेफिनेशन आपकी जो स्ट्रेटेजी की निकल के आती है, जो मोर रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए और बिजनेस स्ट्रेटेजी कह सकते हैं हम इसको डेफिनेशन, तो वो क्या होती है? स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट यूजेस टू टेक मार्केट पोजीशन। पहली चीज, वो मार्केट पोजीशन अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए यूज करती है। सेकंड, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को चालू करने के लिए यूज करती है। थर्ड, एक्वायर एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर्स को एक्वायर और सेटिस्फाई करने के लिए यूज करती है। और फोर्थ आपका है कंपीट सक्सेसफुली, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ सक्सेसफुली कंपीट करने के लिए यूज करती है। एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो गेम प्लान का एक मैनेजमेंट यूज करती है, उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी। ठीक है सर, चलिए अब जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें स्ट्रेटजी आपके 3 लेवल्स पे बनती है। एक कॉर्पोरेट लेवल पे, एक डिविजनल लेवल पे और एक फंक्शनल लेवल पे। वैसे तो ये इस चैप्टर का एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें हम लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ पे भी दिया हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर 3 लेवल्स वर्क करते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस का, ठीक है। तो रिलायंस के एग्जांपल में सबसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, उसमें कौन आएंगे? उसमें आएंगे अपने मुकेश अंबानी, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो पूरे पूरे ग्रुप को संभाल रहे हैं, वो आएंगे आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आएगा? यहाँ पे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेके कह सकते हैं कि यहाँ पे आएंगे आपके मुकेश अंबानी सर, या फिर अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अब आपका डिविजनल लेवल जो होता है, डिविजनल लेवल को हम बिजनेस लेवल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी मैं इस टेक्स्ट बुक के अंदर लिख रहा हूँ वो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो कॉर्पोरेट लेवल हो गया आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कंपनी के सारे मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ग्रुप हेड आते हैं। फिर जो सेकंड है डिविजनल लेवल या बिजनेस लेवल मैनेजर्स, इसके अंदर एक रिस्पेक्टिव बिजनेसेस के मैनेजर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस के पास एक जियो है, एक रिलायंस रिटेल है, ठीक है, रिलायंस का मीडिया बिजनेस भी है, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी है। तो जो इस इंडिविजुअल बिजनेसेस को हेड करते हैं वो आएंगे आपके बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल मैनेजर्स की कैटेगरी में, ठीक है। पर एक थर्ड लेवल मैनेजर होता है, वो होता है आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो मैनेज कर रहा है उसको हम कहेंगे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो हर डिवीजन के अंदर बहुत सारे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो जितने भी फंक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे उन सबका जो मैनेजर होगा वो आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर भी होगा। आपने इनको अलग अलग नामों से अपनी बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को हम टॉप लेवल मैनेजर बोलते हैं, देन बिजनेस या डिविजनल लेवल मैनेजर को हम मिडिल लेवल मैनेजर बोलते हैं, एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर को हम लोअर लेवल मैनेजर भी बोलते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर टॉप, मिडल और लोअर वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। आपको कॉर्पोरेट, डिविजनल या बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ही वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है सर। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का काम होता है कि वो कंपनी को स्ट्रेटेजी डायरेक्शन दे, कंपनी क्या एक्वायर करना चाहती है, किस चीज को डाइवेस्ट करना चाहती है, वो बड़े बड़े डिसीजंस लें। बिजनेस लेवल मैनेजर्स का काम होता है कि जो उनका बिजनेस है वो उसकी स्ट्रेटेजीज बनाए, उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम होता है जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करे, उससे रिलेटेड जो भी उनको स्ट्रेटेजीज बनानी है वो बनाए, ठीक है सर। तो 3 तरीके के आपके मैनेजर्स हो गए। अब बात करते हैं कुछ की फीचर्स की स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो भाई स्ट्रेटेजी का सबसे पहला फीचर तो ये होता है कि ये आपका ना सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया और बोला कि यार हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बना दो। उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने लिए इनसे 10 लाख 15 लाख रुपए और एक स्ट्रैटेजी बना दी इनके लिए, ठीक है। और अब इन्होंने बोला कि अब हमें टॉप लेवल मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, अब हम सिर्फ और सिर्फ डिविजनल और अपने फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के द्वारा ही इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करवा देंगे। स्ट्रैटेजी तो बन ही गई है, अब हमें कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स की जरूरत क्या है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात सोच ली। तो क्या ये सही है सोचना? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके मैनेजर्स का, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मैनेजर्स की जरूरत है, प्लस स्ट्रैटेजी सही है भी या नहीं जो हमने बनाई है उसको भी देखने के लिए आपको मैनेजर्स की जरूरत है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, ताकि वो एक फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी हमेशा बना के रख सकें, ठीक है। सेकेंड चीज, इट कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती, कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती और कभी भी ऑप्टिमल नहीं हो सकती। आप भी अपने सीए इंटरमीडिएट की स्ट्रैटेजी बना के बैठे होंगे, क्या जो आपने स्ट्रैटेजी में बनाया क्या आप वो 100% फॉलो कर पा रहे हैं? क्या उसके अंदर कोई आपको फ्लॉ नहीं नजर आया? आपने किसी सब्जेक्ट को बोला कि मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगा, तो क्या आपने उसको पूरे 5 दिन के अंदर खत्म कर दिया या उसके अंदर आपको 7 दिन लग गए? या किसी सब्जेक्ट को आपने सोचा कि ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को इसको 2 दिन के अंदर ही खत्म करना है, क्या हो सकता है कि आपको उसके 5 दिन लग गए हो खत्म करने में? तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस थी, ऑप्टिमल थी? क्या आपकी स्ट्रैटेजी में कोई भी गलतियां नहीं थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, ठीक है सर, बिल्कुल सही। एंड थर्ड, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज 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 फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक। फ्लेक्सिबल मतलब इसके अंदर चेंजेस की गुंजाइश होती है। अगर हमने एक सब्जेक्ट को 3 दिन दिए हैं तो हम एक दिन जो है ना पूरे प्लान के अंदर एक्स्ट्रा रखते हैं कि किसी भी चीज के, किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमें टाइम फालतू लगा तो हम वो एक दिन वहां पे एडजस्ट कर देंगे।
प्रेगमेटिक मतलब हम प्रैक्टिकल चीजों को देख के अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो द स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज एंड प्रेशर्स। अब सडन इमरजेंसीज एंड प्रेशर्स, जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और आपके एकदम से कजन की शादी आ गई, ठीक है, तब वो एकदम से सडन इमरजेंसी है, या आप मान लीजिए बीमार पड़ गए, तो जो सडन इमरजेंसी और प्रेशर्स है उन सबको एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सके, उसके अंदर हमेशा ये गुंजाइश हमें छोड़नी चाहिए। ठीक है सर, तो 3 फीचर्स होते हैं आपके स्ट्रेटजी के। सबसे पहले, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल, साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट। देन सेकेंड, इट कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। एंड देन थर्ड, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज एंड प्रेशर्स। ठीक है सर, ये 3 फीचर्स हैं आपके स्ट्रैटेजी के। अब जब हमने स्ट्रैटेजी भी पढ़ लिया, हमने मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, तो अब क्यों ना हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ें। ठीक है, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हमने इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ ली, बट अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो यार देखो, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, आपको स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो उसके अंदर आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है समझते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजीरियल प्रोसेस। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटेजी को मैनेज करना एक मैनेजीरियल प्रोसेस है, वो लल्लू पंजू लोगों के बस की बात नहीं है, जो मैनेजर्स हैं वही ये प्रोसेस को कर सकते हैं। तो इट इज अ मैनेजीरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। अच्छा, एक ये मैनेजीरियल प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक विजन का डेवलप करने का। सर आपने हमें विजन तो बताया ही नहीं क्या होता है। तो भाई रुको, देखो विजन आपका सेपरेट टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट डेफिनेशन के लिए अगर आपको जानना है कि विजन क्या होता है, तो विजन होता है कंपनी का एक ब्लूप्रिंट कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, वेयर इट वांट्स टू गो, व्हाट इट वांट्स टू अचीव इन फ्यूचर। जो कंपनी की फ्यूचर एस्पिरेशंस होती है ना, वो जहां पे पहुंचना चाहती है, उसका ब्लूप्रिंट जो होता है, उसका जो प्लान होता है, उसको हम बोलते हैं विजन। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक मैनेजीरियल प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग अ विजन and setting objectives. It is a managerial process of developing vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating the corrective adjustments that were deemed appropriate. तो भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को तो याद कर लेंगे, बट एक एक करके जो मैंने ये तोड़े हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, अगर आप अपने स्टडी मैट में देखोगे ना, ये एक लाइन में लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे ये तोड़ा है, तो एक एक करके इनका मीनिंग तो समझेंगे क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन का तो मतलब बता दिया। देन सेकंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है सर, हमने विजन तो बना लिया कि कंपनी आज से 10 साल बाद नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है अपनी इंडस्ट्री में, लेकिन क्या वो आप सो जाओगे क्या, अब आप 10 साल के बाद ही देखोगे क्या कि भाई मेरा विजन अचीव हुआ या नहीं हुआ। हम अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि 10 साल के बाद तो हमें यहाँ पहुंचना है, लेकिन 6 महीने के अंदर हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा ताकि हम 10 साल के बाद वहां पहुंच सके। तो हर 6 महीने के अंदर जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे उसको हम कहेंगे सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म होते हैं और विजन लॉन्ग टर्म होती है। देन क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी। अब हमने क्या किया, सबसे पहले विजन बनाया कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमारी फ्यूचर में एस्पिरेशन क्या है, फिर हमने सेटिंग करे ऑब्जेक्टिव्स कि हर 6 महीने के अंदर, हर क्वार्टरली हमें क्या क्या अचीव करना पड़ेगा अपनी विजन को अचीव करने के लिए। एंड थर्ड, अब हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि जो हमने क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उन सबको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, एंड फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे स्ट्रैटेजी को। तो भाई जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्राफ्ट करेंगे स्ट्रैटेजी को, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना और इवेल्युएट करना। उस स्ट्रैटेजी को हमें एग्जीक्यूट करना है और इवेल्युएट करना है कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही भी बनाई है या नहीं बनाई। और एट लास्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, फाइनली इनिशिएटिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट्स दैट वर डीम्ड एप्रोप्रिएट।
जब हमने क्राफ्ट कर ली स्ट्रैटेजी, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर हमने उसको इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद अब हम एक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करेंगे उस स्ट्रैटेजी के अंदर, जो जो हमें कमियां मिलेगी उस स्ट्रैटेजी के अंदर हम इनिशिएट करेंगे कि हम उस स्ट्रैटेजी के अंदर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स कर सकें, उसको चेंज कर सकें, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स और जो हमने विजन बनाई है उसको हम इजीली अचीव कर सकें। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? अब सारे बच्चे मेरे साथ इस डेफिनेशन को बोलेंगे। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। जब विजन डेवलप कर ली, अब हम सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो क्वार्टरली होंगे, हाफ ईयरली होंगे। देन इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, फिर हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देन हम उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे, देन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रैटेजी एंड इनिशिएटिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट्स टू द स्ट्रैटेजी। लास्ट में जब हमने इवेल्युएट कर लिया, तो जो भी हमें करेक्टिव एडजस्टमेंट की जरूरत है, हम उस स्ट्रैटेजी के अंदर वो सब चीजें इनिशिएट करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है। इसको अच्छे से याद आपको हो गई होगी, नहीं होगी तो एक बार और इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है हमारे आईसीआई का। ठीक है ना, कि स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होती है। सर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब क्या, जरा ये तो समझा दो। आपने लिख तो दिया कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होती है, तो यार देखो यहां तक तो जो है ना, मैं आपको चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होते हैं, कंपनी के अंदर कौन कौन से लेवल्स पे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका था अभी तक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी जो होती है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है ना, एक स्ट्रैटेजी जो है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है स्ट्रैटेजी एक तरह से। तो स्ट्रैटेजी जो एक प्रोएक्टिव टाइप की होती है और एक रिएक्टिव टाइप की होती है। तो स्ट्रैटेजी इज अ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो सर प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या है? प्रोएक्टिव का मीनिंग ये है कि आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है, तो आप अपने आसपास एनवायरनमेंट के अंदर पहले से ही देख लोगे कि मेरे को क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सीए इंटर की जब स्ट्रैटेजी बना रहे होते हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि अभी से मेरे अटेम्प्ट के अंदर कितने महीने बाकी हैं। ठीक है सर। देन सेकंड चीज, आप अपने दिमाग में क्या लेते हो, इस महीने के दौरान बीच बीच में कौन कौन से मेरे त्योहार पड़ रहे हैं, किसी की शादी तो नहीं पड़ रही। ठीक है, आप ये सब चीजें पहले से ही इवेल्युएट कर लेते हो, किसी का बर्थडे तो नहीं है। ठीक है, ताकि आप उस स्ट्रेटजी के दौरान जो आप बनाओ, आप ये सारे जो दिन है जो आप वेस्ट करोगे, उन सबको आप पहले से ही कंसीडर ना करो। और जब ये सब आप चीजें सोच लेते हो कि कौन से चैप्टर के अंदर मेरे को कितना टाइम लगेगा, किस सब्जेक्ट की कोचिंग मेरे को किस टीचर से लेनी है, ये जब आप सब चीजें सोच लेते हो, उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो कि मेरे को अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच कि पहले से ही आपने एक प्लान कर लिया कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। प्लान स्ट्रेटजी, पी से प्रोएक्टिव, पी से प्लान। तो आपने जब प्लान कर लिया अपने दिमाग में कि स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, वो हो गई आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच। अब रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है? अब मान लीजिए जब आपने अपना पूरा स्केड्यूल बना लिया, आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अचानक से आप बीमार हो गए, आप 3 दिन कुछ कर ही नहीं पाए, तो अब आप उस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ चेंजेस करोगे ना। आप कहीं पे कुछ एक चैप्टर कम करोगे, कहीं से वो 3 दिन दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करोगे, क्योंकि जो आपका एंड गोल था, जो आपके एग्जाम्स थे, उससे पहले तो आपको अपनी सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी है पढ़ाई। तो आप खुद जब उस स्ट्रेटजी में चेंजेस करोगे, बिकॉज आपके पास कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, आप बीमार हो गए, तो जो आपने स्ट्रेटजी में चेंजेस करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। तो एक बार पढ़ते हैं कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है। तो देखो, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी आर द प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। जो आप एक मैनेजर, आप भी तो मैनेजर ही हो ना अपने काम के, तो जो आपने प्रोएक्टिव एक्शंस लिए, आपने प्लान करके एक्शंस लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, वो जो है आपका प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी का पार्ट है। और ये मैनेजर्स क्यों लेते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस? टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो दी व्हाट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी? Proactive strategy are the proactive actions taken on the part of managers to improve companies' market position and financial performance. ठीक है,
प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आपने एक प्लान करी है स्ट्रैटेजी। क्यों प्लान करी होगी स्ट्रैटेजी? ताकि आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और कंपनी की मार्केट पोजीशन को और बेहतर कर सको, इंप्रूव कर सको। यही रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है रिएक्शंस टू द अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ रिएक्शंस? हमने रिएक्ट किया जब किस चीज पे हमने रिएक्ट किया? हमने फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट्स पे रिएक्ट किया। जो आप बीमार हुए ना एकदम से, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स या फ्रेश मार्केट कंडीशंस जो एकदम से मार्केट में आ गई, आप जैसे ही बीमार हुए, उन पे जब हमने रिएक्ट किया तो उसको हम कहेंगे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अब बिजनेस में क्या होता है बच्चों? देखो, जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब की एक प्लान स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में चल रही थी कि हमें ऐसे ऐसे हर साल एग्जीक्यूट करना है, हमें इस साल में 5G लेके आना है, हमें इस साल के अंदर अपने टैरिफ्स को कम करना है, हमें इस साल के अंदर इतना प्रॉफिट करना है। ठीक है, ये सब उन्होंने प्लान कर रखा था। तो उन्होंने पहले से ही, उनके मैनेजर्स ने प्रोएक्टिव एक्शंस दे रखे थे टू इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पर पोजीशन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सब उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। लेकिन एकदम से क्या हुआ? जियो आ गया, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो लॉन्च हो गया। उससे क्या हुआ? उन सभी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी, उन सब ने रिएक्ट किया उस नई फ्रेश अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट को और फ्रेश मार्केट कंडीशन को। ये उन सब टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुई थी और एक फ्रेश मार्केट कंडीशन थी कि भाई एक नया प्लेयर जो इतनी एग्रेसिव तरीके से मार्केट के अंदर आ गया था। उन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया। वोडाफोन आइडिया एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। एयरटेल ने उसी टाइम अपने जो टैरिफ्स हैं, अपने जो प्लान्स के रेट थे, वो एकदम से कम कर दिए। उसने जो उसका 5G का काम था वो और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसी ये डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट थी, डायनेमिक मतलब बार बार चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट जो थी, वो जैसी इसके अंदर नए फ्रेश कंडीशंस आई, कुछ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स हुए, उस पर हमने रिएक्ट किया, उसको हम कहेंगे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो सर, एक स्ट्रैटेजी को कैसा होना चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? तो मैं आपसे कहूंगा कि जो स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्लान्ड हो या 100% रिएक्टिव हो। ठीक है सर, पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीजें आप पहले से प्लान करके रखते हो और कुछ चीजें जब आपके सामने आता है, कुछ नया चेंजेस सामने आते हैं, आप उस पर रिएक्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करते हो। तो हमेशा हर स्ट्रैटेजी एक पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। बट एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि विच इज बेटर, अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी और अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या बताना है कि वैसे तो हर स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, बट इट इज ऑलवेज 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 बेटर टू हैव अ प्लान स्ट्रेटजी रेदर देन अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। जितना आपसे हो सके उतना आप ट्राई करो कि आपकी एक स्ट्रेटजी प्लान रहे, रिएक्टिव ना रहे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, तो एक बार पूरा पढ़ते हैं। स्ट्रेटजी, कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। अ कंपनी स्ट्रेटजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, एक कंपनी की स्ट्रेटजी टिपिकली ब्लेंड होती है प्रोएक्टिव एक्शंस टेकन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू improve the company's market position and financial performance and reactions to the unanticipated developments, यहाँ पे आप डाल दो and reactions to the unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. In other words, a company uses both proactive and reactive strategy to cope up with the uncertain business environment. तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जैसा मैंने आपको समझाया, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, ये सब जो है ये डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी आपका कॉम्पिटिटर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकता है और उसके बेसिस पे आपको पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड स्ट्रैटेजी, whereas reactive strategy is an adaptive reaction to the changing circumstances. जैसा मैंने आपको बताया, P से प्रोएक्टिव, P से प्लान्ड। तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज द planned strategy and reactive strategy is the adaptive reaction to the changing circumstances. ठीक है, ये क्या होती है? adaptive reaction to the changing circumstances. जब आपके circumstances चेंज हुए, आपने उन circumstances को चेंज होने के लिए
उनसे डील करने के लिए अपने आप को अडेप्ट किया, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, उसको हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। आपको कभी भी दिमाग में आए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है, तो पी से प्रोएक्टिव, पी से प्लान, तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रिएक्टिव मतलब हमने रिएक्ट किया अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हुई। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पे नोट किया है सर, इफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज हैं तो इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। तो हमेशा आपको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए रेदर देन रिएक्टिव, कि भाई जब आपका रिजल्ट आए और आप रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ और फिर आप मेहनत करना शुरू करो, या आप मान लो एग्जाम से पहले 1-2 मॉक टेस्ट पेपर दो तब आपका रिजल्ट अच्छा ना आए, फिर आप ज़्यादा मेहनत करना शुरू करो। इससे पहले बेटर है कि आप जब एग्जाम में अभी टाइम है 4 से 5 महीने हैं, आप तभी से अपना 100% देना शुरू कर दो, तो वही हमेशा आपके लिए बेटर साबित होगा। ठीक है, इफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। Being proactive in aspects such as introducing new products will give you an advantage in the minds of customers। तो क्या होता है, जैसे हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एप्पल हमेशा जाना जाता है अपनी इनोवेशन के लिए। ऑल्दो अभी पिछले 1-2 सालों से वो कुछ ज़्यादा एप्पल के अपने फ़ोन के अंदर चेंजेस नहीं ला रहा है, बट एक टाइम था जब एप्पल जो है अपनी इनोवेशन के लिए जाना जाता था। वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता था वो सब जितने भी उसके बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब उसको कॉपी करते थे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आप अगर वायरलेस ईयरफोन्स की भी बात करोगे तो वो सबसे पहले एप्पल ही लेके आया था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर आप प्रोएक्टिवली अपनी चीज़ों को पहले से ही प्लान करके चीज़ों को चलोगे तो आपके जो कस्टमर्स होंगे उनके दिमाग में एक बात रहेगी कि हमारा जो ब्रांड है वो कॉपी कैट नहीं है, वो एक इनोवेटिव ब्रांड है और वो पहले से नई नई चीज़ें लेके आता है, और बाकी सारे तो सब रिएक्ट करते हैं, जो वो चीज़ें लेके आता है वो जल्दी से उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पे जो है एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताया है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। इस डायग्राम को आपको कहीं पे भी एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर बताया है कि कंपनी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि पास्ट में उसने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, कंपनी के पास जो नो हाउ टेक्नोलॉजी है, कंपनी को जो पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि हो सकता है अब रिलायंस की स्ट्रेंथ है कि उसके बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्ट्स हैं, उसके बाद बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जो कि वो कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता है। देन कंपनी की जो वीकनेसेस हैं कि भाई हो सकता है कोई कंपनी R&D में बहुत अच्छी ना हो, या किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा भी मैनेजमेंट का जो टॉप पोजीशन है वो ना हो, और कंपनी की जो कंपटीशन कैपेबिलिटीज है उन सबको हम एक बॉक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। तो फर्स्ट डब्बे के अंदर हमने क्या बताया कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स है, कंपनी की जो वीकनेसेस है, कंपनी के पास जो नो हाउ है, कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो सब कंपनी पहले ध्यान रखती है, एक जगह नोट डाउन कर लेती है कि मेरे इन चीजों के पास मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, देन कंपनी ने जो फ्यूचर के अंदर पहले से कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, या फिर उसने जो अपने पुराने एक्सपीरियंस से पता लगाया है कि मैं किन चीजों में अच्छा हूं, वो उस बेसिस के ऊपर अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करना शुरू करता है। ठीक है, अब ये ऊपर क्या है सर, ये अबेंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, ये बॉक्स है जो उसने ट्राई किया और उसको समझ में आया कि ये वाली स्ट्रेटजी तो मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, तो उसने उस स्ट्रेटजी को अबेंडन कर दिया, ये वो वाली स्ट्रेटजीज है। देन एडेप्टिव रिएक्शंस टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, ये वो वाला बॉक्स है जिसके अंदर जैसे जैसे कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से चेंज करती रहती है कंपनी। तो इस बॉक्स के अंदर वो सारे चेंजेस हैं जो कंपनी ने अडेप्ट किए हैं अपने चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को देख के। तो जब कंपनी ने इन चारों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, उसके बाद उसकी एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ जो उसकी करंट स्ट्रैटेजी चल रही है वो बनी। ठीक है, कंपनी ने पहले क्या किया, स्वॉट एनालिसिस किया। अगर आपने स्वॉट एनालिसिस कभी सुना हो तो स्वॉट का मतलब होता है कंपनी ने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी है, कंपनी के पास वीकनेसेस कौन कौन सी है, उसकी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, और कंपनी के आसपास थ्रेट्स कौन से हैं। तो कंपनी ने पहले अपने आप को एनालाइज किया, फिर उसने सोचा कि मैंने पिछले पीरियड के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया है जो मेरे को इस स्ट्रैटेजी को बनाने में हेल्प करेगा।
फिर जो जो चीजें उसको लगा कि यार मेरे लिए पास्ट में वर्क नहीं करी, उन सबको उसने साइडलाइन कर दिया। अगेन जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हुए सर्कमस्टांसेस में चेंज हुए, उसने उन सबको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व किया और एट लास्ट उसने एक बहुत ही बेहतरीन अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई। तो इस तरीके से आपकी भी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। आपको भी अगर अपने सीए इंटर के अंदर पास होना है तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी ही बनानी चाहिए कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं क्या थ्योरी में बहुत ज्यादा अच्छा हूं या फिर मैं प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं अकाउंट्स में बहुत ज्यादा अच्छा हूं या मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा हूं। तो चलो मैं अकाउंट्स के अंदर 60+ टारगेट करता हूं, 70+ टारगेट करता हूं और बाकी सब्जेक्ट के अंदर मैं 50+ टारगेट करता हूं। ठीक है, अगर मेरे को रैंक लानी है तो मेरे को एटलीस्ट 6 में से 4 सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनेशन प्लान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो जो भी आपका गोल है आप उसको इजीली अचीव कर पाओगे। ठीक है सर। अब क्या बात करेंगे सर? अब बात करते हैं कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आईसीआई आपसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो इसके जनरली आईसीआई आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कोई और चौथे टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं पूरे क्वेश्चन बैंक में। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, आपको इसको डिस्कस करना है। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेटेजीज पार्टली रिएक्टिव एंड पार्टली प्रोएक्टिव, काइंडली डिस्कस। तो ये मैंने जब आपको पूरा टॉपिक समझाया तो मैंने आपको समझाया कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि कोई भी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से ना ही प्लान स्ट्रेटेजी होती है और ना ही रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर पढ़ते हैं। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज एनालाइजिंग पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज एंड क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड वर्क ऑन दी स्ट्रेटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होता है? जब आपने अपने आसपास का एनवायरनमेंट, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको एनालाइज किया और एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का मतलब है आपने एक ढांचा क्रिएट कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इसी ढांचे के अंदर हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। एंड आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, अब आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई उस पर वर्क करना शुरू किया प्री डिटरमाइंड मैनर में, यानी कि पहले से ही, तो उसको हम कहेंगे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। देन एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड इन एडवांस। ठीक है ना, हम सब कुछ तो, हम भगवान तो है नहीं जो पहले से सब कुछ प्लान कर लें। देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डेविएशंस बिटवीन व्हाट वाज विजुअलाइज्ड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस ने जो सोचा हो और जो असली में हो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कब ट्रिगर होती है? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी ट्रिगर्ड, यानी कि रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पिक्चर में आती है बाय द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स ways and means to cope with the negative factors or take advantage of emerging opportunities। तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कब ट्रिगर होती है? जब एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ हम वेज प्रोवाइड करते हैं कि हम उन चेंजेस के साथ, उन नेगेटिव फैक्टर्स के साथ कोप अप कर सकें। एंड जो भी अगर कोई नई एडवांटेज आई है मार्केट के अंदर तो हम उसका फायदा उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आज एआई का टाइम है, तो एआई के आने से बहुत सारी कंपनीज के अंदर एक हलचल मची हुई है। टेक कंपनीज के अंदर कईयों को लग रहा है कि ये हमारे लिए थ्रेट है और कई कंपनीज को लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने कुछ अच्छा एआई एल्गोरिदम अपनी कंपनी के अंदर डेवलप कर दिया तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट बच सकती है। तो जब मार्केट के अंदर चेंजेस आते हैं तो हम उन चेंजेस को अपनी कंपनी के अंदर अडेप्ट करते हैं। उन अडेप्शन को हम कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि आप एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है और आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कंपनी के लिए। ठीक है ना, एडवाइस हाउ टू प्रिपेयर अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो वो आपसे पूछता है, आपको एक केस सिनेरियो दे देता है कि एक कंपनी है जिसकी इंडस्ट्री में बहुत हलचल मची हुई है, उनका प्रोडक्ट अब बहुत ज्यादा बिक नहीं रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है। वो ऑफलाइन स्टोर्स मैनेज करते थे बट ऑनलाइन की वजह से उनके ऑफलाइन स्टोर्स में जो सेल्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आपको कंपनी के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि ब्लेंड हो
प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का। अब इस तरीके के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको दिमाग लगाना है कि आप सही में अगर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट होते और मान लीजिए आज विशाल मेगा मार्ट है या फिर विजय सेल्स है, इन सबके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ठीक है, अब इनकी मान लो सेल्स कम होने लगी क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकनी शुरू हो गई है, तो एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट आप इन कंपनीज को क्या एडवाइस देते कि वो अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाए? तो सबसे पहले हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए एडवाइस करते हैं कंपनी को कि वो एनालाइज करें मार्केट ट्रेंड्स को एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस को टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो सबसे पहले हम बोलते कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा बिक रहे हैं, जैसे कि टैबलेट हुआ, जैसे कि आपके आईफोन हुए, तो आप इस पे फोकस करो। जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप अपनी शॉप पे रखो। देन सेकंड हम बोलते कि आप मार्केट रिसर्च में इन्वेस्ट करो। मार्केट रिसर्च में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप देखो कि आसपास आपके कॉम्पिटिटर्स का कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है या फिर ऑनलाइन कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है और कौन सा माल जो है कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं कि वो आपकी शॉप्स पे आके ले, ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वैल्यू एंड टेलर इट्स ऑफरिंग्स टू मीट दोज नीड्स। तो आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए क्या एडवाइस करोगे? पहला तो आप एनालाइज करो मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर की प्रेफरेंसेस। देन सेकंड आप इन्वेस्ट करो मार्केट रिसर्च के अंदर ताकि आपको पता चले कि कस्टमर किस चीज को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है सर। आप अपनी दुकान में वही सारी चीजें रखना शुरू करो जो कस्टमर आपकी ही दुकान पे आके लेगा। वो चीजें आप बल्क में ऑर्डर करना शुरू करो जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ताकि आप वो चीजें सस्ती प्रोवाइड कर सको अपने कस्टमर्स को, ठीक है। सेकेंडली आप रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए क्या एडवाइस करोगे? तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए आप बताओगे कि बी प्रिपेयर्ड टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट। तो जैसे ही मार्केट में कुछ चेंजेस होना शुरू हो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में सारे ऑफलाइन स्टोर्स, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, चाहे वो विजय सेल्स हो, उन सब की अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके जरिए वो अपना माल अपने कंज्यूमर्स को ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो उनकी ये क्या एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को देखते हुए उन्होंने भी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि वो भी जैसे कस्टमर को सहूलियत महसूस हो ऑनलाइन मंगवाने से, वो भी वहां से ऑर्डर कर सके। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर लॉन्चेस अ न्यू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, क्विकली एक्सेस टू द इम्पैक्ट एंड डेवलप अ रिस्पॉन्स। Reactive strategy can help the company adapt to changing market conditions and maintain its competitiveness. तो reactive strategy क्या हेल्प करती है कंपनी को कि वो अपनी competitiveness maintain कर सके और जो changing situation है उससे adapt कर सके। Then last type का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या करता है, वो आपको एक केस स्टडी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उस केस स्टडी में बताता है कि कंपनी ने ये मेजर्स लिए हैं अपने आसपास के कंपटीशन से बचने के लिए या अपनी कंपनी को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। तो इन मेजर्स में से आपको बताना है कि कंपनी का कौन सा प्रोएक्टिव मेजर है और कौन सा रिएक्टिव मेजर है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, सबसे सिंपल आंसर होता है। इसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो कंपनी ने एनालाइज करके मार्केट ट्रेंड्स या कस्टमर प्रेफरेंसेस सारे डिसीजंस लिए हैं वो सब प्रोएक्टिव होते हैं, और जो कंपनी ने थोड़ा जल्दी में डिसीजन लिया है, वो एकदम से जैसी मार्केट में चेंजेस आए उसको देखते हुए वो डिसीजन लिया है, तो वो हमारे रिएक्टिव डिसीजंस होते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो आपसे आईसीआई पूछता है। अभी हम थोड़ी देर में आज के एंड ऑफ लेक्चर के अंदर जितने भी हम टॉपिक्स एक लेक्चर में कवर करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसी क्लास के एंड में उन टॉपिक से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चंस आईसीआई ने आज तक आपसे पूछे हैं वो सब मैं डिस्कस क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है सर। तो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरी कॉन्सेप्ट बुक हम क्लास में ही कवर करेंगे। चलो अब आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कब से बोली जा रहे हो? आपने पूरी डेफिनेशन पढ़ा दी, आपने बता दिया कि स्ट्रेटेजी जो है प्रोएक्टिव भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। आपने ये तो बताया नहीं कि कंपनी को जरूरत क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ठीक है। कंपनी क्यों स्ट्रेटेजी के पीछे पड़ी हुई है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पीछे पड़ी हुई है, क्यों उसको इतने अच्छे ढंग से स्ट्रेटेजी को मैनेज करने की जरूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप हमें इंपॉर्टेंस तो बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या होती है।
तो बिल्कुल बताते हैं सर, आपने कहा और हमने मान लिया आपकी बात। आपको बिल्कुल जानने का हक है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आईसीआई का ये भी काफी ज्यादा मनपसंद टॉपिक है। आईसीआई हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आप बता दो। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन वाइज इसके अंदर 6 से 7 इंपॉर्टेंस है, वो सब हम डिटेल में याद करेंगे। ठीक है, इस इंपॉर्टेंस को याद करने के लिए मैंने आपको एक जंगल स्टोरी भी बनाई है आपके लिए, जिसका हमने ब्रीफ यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मैंने ये आपको दिया है। ठीक है, तो आप वो स्टोरी सुनने के बाद जब भी इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको 5 पॉइंट्स तो अपने दिमाग में उसी टाइम आ जाएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहली इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग दैट इज यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर, so that the company can outperform the competitors in all aspects of organizational performance। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या बताई मैंने कि वो एक कॉम्पिटिटर एडवांटेज देता है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब हुआ सर? आज एप्पल है, एप्पल अपनी कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज करके डेली कुछ ना कुछ नया लॉन्च करने की सोचता है, कुछ ना कुछ नया इनोवेट करने की सोचता है, जिसकी वजह से जो उसके कस्टमर्स हैं वो सोचते हैं कि यार एप्पल तो एक बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो है एप्पल का वो हमेशा एक प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अपने कस्टमर्स को। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट एप्पल इज ट्राइंग टू क्रिएट सो दैट इट कैन मूव अहेड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है ना, ये जो उसकी कंपनी की एप्पल की ये जो उसकी तरीका है वो बहुत सारे कस्टमर्स वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनको एक प्रीमियम फील होता है अगर वो उसका प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो एप्पल अडॉप्ट करता है टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन सेकंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम एक फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ते हैं ताकि जो भी एनवायरमेंट सिनेरियोस में चेंजेस हो हम उसके बेसिस पे एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बना सके। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है, हमें गाइड करता है कि जब भी कुछ एनवायरमेंट में चेंजेस हो तो हम कैसे उस एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करें, उस चीज के अंदर हमें गाइड करने में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट क्रिएट्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकेंड, इट गाइड्स द कंपनी टुवर्ड्स ऑल द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, ये दो तो हो गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब और इंपॉर्टेंस क्या होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? तो सर इसके लिए पहले हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक स्टोरी सुनना आप, और उसके बाद आप खुद ही बताओगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं एक जंगल की सवारी करने। मान लीजिए आज आपका मन हुआ कि यार मेरे को तो जंगल सफारी करनी है, और मेरे को ऐसे किसी उसमें नहीं करनी गाड़ी वगैरह में, मेरे को पैदल पूरा जंगल का रास्ता नापना है। ठीक है, मेरे को जंगल देखना है अंदर से कैसा होता है। तो ठीक है सर, आपने डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन लिया तो आप आज से पहले तो कभी जंगल में गए नहीं थे, तो आपने सोचा कि यार चलो मैं एक गाइड को हायर कर लेता हूँ। ठीक है ना, आपने सोचा मैं एक गाइड को हायर कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे को अच्छे से बताएगा कि जंगल को कैसे अपने को जाना है, किस किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमें ज्यादा हेल्प कर पाएगा। ठीक है सर, तो आपने गाइड से बात करी, किसी भी गाइड से बात करी कि भाई कौन मेरे को यहाँ पे लेके जा सकता है, तो आपने एक गाइड को हायर कर लिया। ठीक है, जब आपने गाइड को हायर किया तो उस गाइड ने आपसे बोला कि सर आप जंगल में तो जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले ना आप एक कंपास अपने पास रख लेना, एक मैप अपने पास रख लेना, जंगल का टॉर्च अपने पास रख लेना, कुछ करंट वगैरह के लिए जो भी चीजें होती है कि अगर कोई सामने आ जाए तो आप उसको टॉर्च से या फिर आप किसी चीज से उसको भगा सको एनिमल को, ऐसी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने बैग में डाल लेना। ठीक है, तो आपको जो गाइड था आपका उसने काफी चीजें बताई कि आप अपने बैग में पहले से ही रख लो ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसका सामना कर पाओ। ठीक है सर, तो गाइड ने सबसे पहले आपको प्रोएक्टिवली पहले से ही प्रिपेयर कर दिया आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। चलो अब आप जंगल के अंदर एंटर करें अपने गाइड के साथ। अब आप धीरे 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 जंगल के अंदर जाते गए जाते गए जाते गए, तो आपको एक दूर से ही शेर नजर आया। ठीक है, अब आपको दूर से जब शेर नजर आया तो आपके गाइड ने बोला सर
आपके पास टॉर्च थी ना, इसलिए आपको दूर से ही पहले से ही समझ में आ गया कि वहां पे शेर है। तो चलो चलो अपना रास्ता बदल लेते हैं, यहां से भाग जाते हैं, अब और आगे नहीं जाते वरना आगे खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आपने जब दूर से ही पहले से ही देख लिया कि आगे शेर है, तो आपने अपना रास्ता उसी टाइम बदल लिया, आपने उस सिचुएशन पे रिएक्ट किया और अपना रास्ता चेंज कर लिया। ठीक है सर। अब फिर आप और आगे गए, घने जंगलों के अंदर गए, बहुत टाइम बीत गया, अब आपको भूख लगने लगी। जब आपको भूख लगने लगी तो आपको याद आया कि जो मेरा गाइड है ये बहुत अच्छा कुक है। क्यों आपको ये याद आया? क्योंकि जब आप गाइड को हायर कर रहे थे ना, तो आपने सभी गाइड से पूछा था कि आप ये बताओ आप सब में से खाना कौन सबसे अच्छा बनाता है जंगल के अंदर, क्योंकि जंगल के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है कि रिसोर्सेज को ढूंढ पाए। तो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी उनसे यूज करके सबसे अच्छा खाना जो गाइड बनाता होगा मैं उसी को हायर करूंगा। तो एक गाइड ने बोला कि सर जंगल के अंदर खाना बनाना ना मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, मेरे को तो सबसे ज्यादा अच्छा आता है, मेरे से ज्यादा अच्छा जंगल के अंदर खाना यहाँ पे जितने भी गाइड है ना कोई नहीं बना सकता, तो आप सर मेरे को हायर कर लो। तो उसने बोला बहुत ही बढ़िया, जब आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता तो मैं आप ही को हायर करूंगा। तो उसने जो कोर कॉम्पिटेंसी थी गाइड की, अच्छा खाना बनाना, इसलिए उसको हायर कर लिया था। ठीक है सर। अब उसने फिर बढ़िया सा उसको खाना बना के खिलाया जंगल के बीच में, और जो आप जंगल के अंदर थे आपको बड़ा ही मजा आ गया। अब सर जब खाना खा लिया तो अब आपको नींद भी आएगी, लेकिन घना जंगल है, अगर आप रात को सोने लगोगे तो हो सकता है आपको शेर खा जाए, वहां के जानवर खा जाए। तो फिर आपने अपने गाइड से दोबारा पूछा कि भाई मेरे को कोई सेफ जगह बता जिससे कि मैं आराम से अपनी नींद को एंजॉय कर सकूं। तो वो आपको थोड़ी दूर लेके गया जहां पे एक बहुत पुराना कैसल था। ठीक है, एक बहुत पुराना महल था। आपने बोला हाँ ये बढ़िया चीज है, वो उसके चारों आसपास उसने आग जला दी और आप उस महल के अंदर बड़े आराम से रात को सोए। तो उसने आसपास एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया आपके गाइड ने, आग जला के, कि आपको कोई भी जंगली जानवर अटैक ना कर पाए जब आप सो रहे हो। फिर आप रात को सोए, बहुत अच्छी नींद आई और आप सुबह उठे। जैसे ही आप सुबह उठे आप खुश हो गए, क्योंकि आपने पूरी रात बहुत अच्छे से बिताई थी, आपको कोई भी खतरा नहीं हुआ, आपको कोई भी जंगली जानवर आपको नहीं खाया उसने, और आप चिल्लाने लगे यार मैं तो ये बच गया, मेरी तो लॉन्गिविटी बढ़ गई, मेरी तो लाइफ बढ़ गई, मेरी तो लॉन्गिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो आप ये चिल्लाने लगे क्योंकि आप बहुत खुश थे कि मैं जो है रात को बच गया और अब मैं सुबह सुबह आराम से जो है अपने घर जा सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ी सी ये आपको स्टोरी फिक्शनल लग सकती है, लेकिन इस स्टोरी की मदद से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट्स याद करवा दिए और आपको पता भी नहीं चला। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि आपने गाइड को हायर किया, तो इट हेल्प्स द कंपनी टू गाइड टुवर्ड्स द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो गाइड वाली जो फर्स्ट आपने जो अभी यहां पे पढ़ा था, इट गाइड्स द कंपनी थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो पॉइंट हो गया। देन सेकंड मैंने आपसे बोला कि आपके गाइड ने आपको कंपास रखने के लिए बोला, आपने गाइड को हायर ही इसलिए किया था कि वो आपको एक डायरेक्शन दे सके फॉरेस्ट के अंदर। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों हेल्प करती है? आपको एक डायरेक्शन देने में हेल्प करती है कि बिजनेस को कहां जाना चाहिए। देन सेकंड आपका इंपॉर्टेंस आता है कि जब गाइड ने बोला कि आप पहले से ही टॉर्च वगैरह अपने पास रख लो, और जब शेर आया, टॉर्च से आपने देखा कि शेर आया, तो आप उस शेर से भिड़ने की बजाय वहां से चले गए, आपने एक अपना रास्ता पहले से ही बदल लिया। तो आपने प्रोएक्टिवली पहले से ही अपने सामान अपने पास रखा, टॉर्च अपने पास रखी, ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि कल को कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो मेरे को कैसे उसको रिएक्ट करना है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले से ही आपको हेल्प करती है कि आप प्रोएक्टिवली डिसीजन ले पाओ, और कल को कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए तो आप उस पर रिएक्ट कर पाओ। देन थर्ड, आपने उस गाइड को हायर किया था जिस गाइड के अंदर फूड बनाने की सबसे ज्यादा अच्छी प्रतिभा थी, कोर कॉम्पिटेंसी थी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको बिल्ड करने में आपके कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्ट करता है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि आपको जो भी एनवायरनमेंट में कल को चेंजेस हो सकते हैं, कल को मुसीबतें आपके ऊपर आ सकती है, अगर आप स्ट्रेटेजी बना के रखते हो और उसी को फॉलो करते हो तो उन सब मुसीबतों से आपको बचाने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट act as a corporate defense mechanism, and at last it enhances the longevity. Strategic management enhance करता है आपकी longevity, आप बिजनेस के अंदर ज्यादा दूर तक जा सकते हो अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करो। ठीक है सर, ये तो मैंने अब आपको ऊपर से की वर्ड्स जो थे, वो आपको अच्छे से याद करवाने की कोशिश करी है।
अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको अब ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये जो कीवर्ड्स हैं वो तो बैठ ही गए होंगे। जब हम पूरे पूरे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप 5 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट है, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन, मैंने ऊपर क्या बोला था, डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। एक कंपनी को वो डायरेक्शन देता है कि आगे बढ़ते चलो। इट हेल्प्स डिफाइन द goals and mission. It helps the management to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of the company. तो पहली चीज क्या है, it provides the direction to the company to move ahead, ठीक है। Secondly, it helps define the goals and mission of the company. वो जो कंपनी के गोल होता है, जो कंपनी का मिशन होता है, जो कंपनी अचीव करना चाहती है फ्यूचर में, उस सबको डिफाइन करने में मदद करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू डिफाइन द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको क्या बताया था कि शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या अचीव कर सकती है, वो उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है, प्लस कंपनी की विजन और कंपनी के जो गोल्स है उसको भी अचीव करने में हेल्प करता है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। जैसे कि गाइड ने आपको पहले से ही बता दिया था कि यार चलो रास्ता बदल लेते हैं वरना अपने को टाइगर से भिड़ना पड़ जाएगा। तो आपको वैसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है कि आप प्रोएक्टिव रहे, रिएक्टिव की बजाय आप पहले से ही प्लान करके अपनी स्ट्रैटेजी चल सके। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टेटर्स। तो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को देखने से अच्छा आप उस पर रिएक्ट कर सको, वो मदद आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है। Thereby they are able to control their own destiny in a better manner. तो जो भी environment changes होंगे, अगर आप उस पर रिएक्ट कर पाओगे तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख पाओगे। और अगर सिर्फ आप देखते रहोगे कि यार चलो देखते हैं कोविड हमारा कितना नुकसान कर पाता है, चलो देखते हैं कि रिलायंस जियो हमारा कितना नुकसान कर पाता है, तो आज नहीं तो कल आपकी कंपनी बंद ही हो जाएगी। It helps them in working with the vagaries of environment and shaping it इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे बाय इट्स टर्बुलेंस और अनसर्टेनिटीज। तो हेल्प करता है कि आप एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबसे डील करो, भिड़ो और उनसे सिर्फ कैरिड अवे ना हो जाओ, ठीक है सर। जैसे कि एयरसेल, बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है आज अपने घुटनों पे आ गए रिलायंस जियो के कारण, लेकिन जो एयरटेल है वो आज कंधे से कंधा मिला के रिलायंस जियो से compete कर रहा है क्योंकि उसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मदद ली, उसने अपनी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको एक फ्रेमवर्क देता है, आपको पहले से ही बता के रखता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आप किन चीज़ों में खराब हो, ताकि आप जो भी बड़े बड़े डिसीजंस है बिजनेस के, जैसे कि कौन से बिजनेसेस के अंदर हमें डील करना है, कौन से प्रोडक्ट और कौन सी मार्केट के अंदर हमें डील करना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और हमारी इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस हिसाब से होना चाहिए। जो भी ये बड़े बड़े बिजनेस के डिसीजंस हैं उन सब के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आप ये बड़े बिजनेस डिसीजंस आराम से ले सकें। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू face the future and act as a pathfinder to various business opportunities। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप फ्यूचर को फेस कर सको। जैसे कि आप जब अपनी सीए की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने सीए एग्जाम्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनको अच्छे से फेस कर सको, प्लस जो भी आपको आने वाले इस दौरान आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखे, कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, आप उसका भी फायदा उठा सको। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। हमने पढ़ा था ना, उसने चारों तरफ जो है अपने आग जला दी ताकि वो एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर सके। तो वैसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी सर्व करता है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। तो ये हेल्प करता है, अगर आपका स्ट्रैटेजी बनी होगी तो आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाओगे अपनी स्ट्रैटेजी से, बहुत चीज़ें आप बेफालतू की नहीं करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता रहेगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, और आप उसी को ध्यान में रख के अपने सारे डिसीजंस लोगे तो आपकी कोई भी कॉस्टली मिस्टेक है वो अवॉइड हो जाएगी। देन
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चल सके, आपका बिजनेस जल्दी शट डाउन ना हो। विद द स्टेट ऑफ कंपटीशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट, जिस हिसाब से आज की दुनिया में कंपटीशन हो गया है और चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गई है, इट मे बी चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव कर सकें। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन द रिलेटेड इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। तो भाई ये सिंपल सी बात बताता है, जब आपका स्ट्रैटेजी तैयार होती है ना अपने पेपर के ऊपर, तो आप मतलब ना एकदम मन ठोक के बोल सकते हो यार ये देखो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो मैं पास हो ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ पढ़ ही जा रहे हो, कभी आज आपने कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया और आप सिर्फ अपने लक के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हो कि यार मैं तो पास हो ही जाऊंगा। ठीक है, एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर्स। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर करता है कि आप एक्शन ले, सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे काम ना हो। Then strategic management helps the organization to develop certain core competencies and competitive advantages. Core competency क्या होती है? जो सिर्फ आपके पास है, आपके competitors के पास नहीं है। वो चाहे आपकी R&D करने की फैसिलिटी हो, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे आपकी कंपनी के जो मेजर पोजीशंस पे लोग बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो सकती है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी बनाएं और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें ताकि आप अपने आप की कंपनी को फाइट कर सकें, आप सर्वाइव कर सकें और आप ग्रो कर सकें लॉन्ग रन के अंदर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। पहला मैंने आपको क्या बताया, इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी, it defines the goals and mission of the company. Then second मैंने आपको क्या बताया था कि it helps the company to be proactive rather than reactive. ठीक है ना, अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो पहला पॉइंट क्या था आपका, डायरेक्शन, then proactive and reactive, then it helps the company to build certain core competencies and competitive advantages, then it acts as a corporate defense mechanism for the company against mistakes and pitfalls. It helps the company to avoid costly mistakes. Then it enhances the longevity of the business. ठीक है ना सर, ये 4-5 पॉइंट है, आप इतने भी याद कर लोगे तो आपका अच्छे से काम चल जाएगा। इसके अलावा क्या पॉइंट थे, it prepares the organization to face the future and act as a pathfinder to various business opportunities. It provides the framework, ये ढांचा प्रोवाइड करता है towards all the major business decisions like इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिसीजन, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, इट्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स इट शुड कैटर, ये सारे जो बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन है उन सब के लिए आपको एक ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो गई आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म। तो आज की डेट में, आज के लेक्चर में हम कोई और नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बट हम जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपने क्वेश्चन बैंक से करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाले चैप्टर के अंदर आपको 3 से 4 ही लेक्चर लगेंगे, इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स अच्छे से करवा दूंगा। तो देखो, हर क्वेश्चन बैंक के शुरुआत के अंदर मैंने जितने भी एमसीक्यूज आज तक आपसे पूछे गए हैं आईसीआई ने वो सारे डाले हैं। तो जब भी चैप्टर एंड होगा तो उसके बाद हम बैठ जाएंगे एमसीक्यूज करने, क्योंकि एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो एमसीक्यूज जो है हमारे सारी एक जगह डले हुए हैं। जब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा अपन एमसीक्यूज करेंगे और हर टॉपिक वाइज अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक के खत्म होने के बाद ही कर लेंगे। ठीक है सर, फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ा था, लेकिन उसके जो है वो जनरली अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से हमारे लिए वो वाले टॉपिक्स हैं, उनसे ज्यादातर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो जनरली आपसे इंपॉर्टेंस या लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ ही पूछी जाती है, इंडिविजुअली 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी। The retail chain tracks consumer trends to adjust its offerings, ensuring they meet consumer needs. Similarly, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to the demand fluctuations. This strategy enables ABC retail chain
to anticipate the market shift and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. Which type of strategy is the retail chain employing? तो यार ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ABC रिटेल चेन है वो सबसे पहले तो मॉनिटर करती है कंज्यूमर ट्रेंड्स और सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है, ताकि कल को कोई भी डिमांड के अंदर चेंजेस आए तो हम अपनी सप्लाई चेन से उसको डिमांड को कैटर कर पाए। देन सेकंड, रिटेल चेन ट्रैक करती है अपने कंज्यूमर ट्रेंड्स को, ताकि वो अपनी जो ऑफरिंग्स है उसके हिसाब से चेंज कर सके, उसके हिसाब से वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकें। देन साइमल्टेनियसली इट मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू द डिमांड फ्लक्चुएशंस। जैसा मैंने आपको बताया, वो फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन मेंटेन करती है ताकि जो भी डिमांड में चेंजेस हो वो उन सबको कैटर कर सके। अब ये जो स्ट्रेटजी है ABC रिटेल चेन की टू एंटिसिपेट द मार्केट शिफ्ट, कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उन सबको पहले से एंटिसिपेट कर लेना, एंड अडेप्ट टू देम इफेक्टिवली, और अडेप्ट कर लेना उन चेंजेस को इफेक्टिवली, एंश्योरिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बताओ कि कंपनी किस टाइप की स्ट्रेटजी अपना रही है। तो ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं याद आने चाहिए कि मैंने आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी में भी ये वर्ड्स पढ़ाए थे। कस्टमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर नीड्स, ठीक है, इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये हमने प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी के अंदर पढ़े थे। तो कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी अपना रही है? कंपनी एक ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी अपना रही है, ठीक है। द रिटेल चेन इज एम्प्लॉइंग बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स। Monitoring consumer trends and adjusting product offerings accordingly demonstrates a proactive approach. तो पहले से ही कस्टमर के ट्रेंड्स को मॉनिटर कर लेना और अपनी ऑफरिंग्स को चेंज कर देना एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की दिखावा है कि वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी को अपना रही है। एंड देन on the other hand, maintaining a flexible supply chain to respond quickly to changes in demand, it reflects a reactive strategy address unforeseen shift in the market. तो ये क्या है कि जब कंपनी ने एक फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन मेंटेन कर रखी है, इसका मतलब है कि उसको पता है कि कल को मेरी अगर कोई भी डिमांड चेंज हुई, ज़्यादा हुई तो मैं ज़्यादा माल अपने पास प्रोक्योर कर पाऊँ, और कम हुई तो मैं कम माल अपने आप प्रोक्योर कर पाऊँ। तो जिसने अपनी फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन मेंटेन कर रखी है वो दिखाता है कि कंपनी ने यहाँ पे रिएक्टिव स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट कर रखी है। दिस कॉम्बिनेशन अलाउज द रिटेल चेन to both anticipate the future trends and react effectively to the immediate market changes, making its strategy partly proactive and partly reactive. This dual strategy of proactive trend monitoring and reactive supply chain flexibility enables the retail chain to anticipate the market shifts and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. अगर आप अपना लास्ट वाला पॉइंट देखोगे तो वो उन्होंने आपके क्वेश्चन से ही बिल्कुल सेम उठाया है कि वो स्विफ्टली जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस पे काम कर सकती है। ये इनेबल करती है ABC को टू एंटिसिपेट द मार्केट शिफ्ट एंड अडेप्ट टू देम इफेक्टिवली, एंश्योरिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपको सिर्फ इस आंसर के अंदर ये लिखना था कि कंपनी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी अपना रही है। प्रोएक्टिव इसलिए अपना रही है क्योंकि वो मार्केट के अंदर ट्रेंड्स को फॉलो करती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस को फॉलो करती है, और रिएक्टिव स्ट्रेटजी इसलिए अपना रही है क्योंकि उसने अपनी एक फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन मेंटेन करके रखी हुई है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेजिन यू आर अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट। मैंने आपको बताया अपने लेक्चर के अंदर कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवाइजिंग अ रिटेल कंपनी दैट इज फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। तो एक कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था विजय सेल्स, वो ऑनलाइन रिटेलर से बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही है। द कंपनी इज कंसीडरिंग सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू इंप्रूव इट्स मार्केट पोजीशन। तो कंपनी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को देख रही है जिससे वो अपनी मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर पाए। यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एड्रेस दिस चैलेंज। तो आपको बताना है कि पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का यूज करके कंपनी कैसे अपनी एक अप्रोच, स्ट्रेटेजिक अप्रोच बना सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या बताना है। प्रोएक्टिव के लिए उसको कस्टमर डिमांड्स, मार्केट ट्रेंड्स को एक तरह से फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए अगर वो कंपनी देखे कि यार आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है तो उसको भी अपनी एक ऑनलाइन रिटेल शॉप, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देना चाहिए। तो पहला क्या है, दिस कंपनी कैन प्रोएक्टिवली एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स
एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो वो मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंसेस को अच्छे से एनालाइज कर सकती है टू आइडेंटिफाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च to understand what customers value in retail experience and tailor its offerings to meet those needs। जो अपनी ऑफरिंग्स है, जो वो प्रोडक्ट रखती है अपनी शॉप पे, उन सबको चेंज कर सकती है एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? इन एडिशन टू द प्रोएक्टिव मेजर्स, द कंपनी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द मार्केट एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉम्पिटिटर लॉन्चेस अ न्यू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, the company should quickly assess the impact on its business and develop a response। यानी कि रिस्पॉन्स क्या डेवलप होगा कि वो भी अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे। दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प द कंपनी टू अडेप्ट द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। By combining the proactive and reactive strategy, the retail company can develop a comprehensive approach to addressing the challenges of the increasing competition from the online retailers। तो सिंपल है, जो मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट बुक के अंदर पॉइंट्स लिखे हैं, याद आपको वही करने हैं। उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन की मदद से उन्हीं पॉइंट्स को लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर, चलिए अब आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वो आपसे पूछेगा कि यार ये दो कंपनीज हैं, ये दोनों ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाती है, तो बताओ कि कौन सी कंपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपना रही है और कौन सी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो पहला क्या है? यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स। ठीक है, सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स। तो एक यमी फूड्स है और एक टेस्टी फूड्स है, वो कंपीट कर रहे हैं रेडी टू ईट स्नैक्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। यमी फूड्स जो है वो पायनियर है इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो भाई ये एप्पल है अपनी इंडस्ट्री का, ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में पायनियर है। दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल, हाउएवर Tasty Foods will introduce similar products in reaction to the products introduced by the Yummy Foods, taking away the advantage gained by the former। तो भाई टेस्टी फूड्स क्या करता है कि यमी फूड्स की कॉपी कर लेता है, जैसे ही वो नया प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में, वो वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में उतार देता है। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज, वो विच इज सुपीरियर। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होगी? यमी फूड्स इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर वो पहले से ही एंटिसिपेट करता है मार्केट क्या चाह रही है और वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट ऑफर करता है। और टेस्टी फूड्स क्या है? वो जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देता है, जो कि वो एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। बट बेटर क्या रहती है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो यमी फूड्स क्या कर रहा है सर? ये आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, टेस्टी फूड्स इज गिविंग यू अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है कि प्लान स्ट्रेटेजी होती है, whereas reactive strategy is an adaptive reaction to the changing circumstances। ठीक है, a company strategy is typically a blend of proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance। ये हमने पढ़ा था ना, जो हमने दो एरो बनाए थे, या proactive strategy are the proactive actions taken on the part of managers to improve the competitive position and financial performance of the business, whereas reactive strategy are reactions to the unanticipated and fresh market conditions that occur in a business। So that is reactions to the unanticipated developments and fresh market conditions that comes in a business। So if organizational resources permit, better to be proactive rather than reactive। Being proactive in aspects such as introducing new products will give you advantage in the minds of customers। चलिए सर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमल स्वीट्स कॉर्नर, अ वेरी पॉपुलर स्वीट शॉप इन रांची, was facing tough competition from branded stores of packaged sweets of and imported goods। तो जो कमल स्वीट्स कॉर्नर है वो अपने रांची के अंदर एक पॉपुलर स्वीट शॉप है, वो टफ कंपटीशन फेस कर रहा है। किससे? पैकेज स्वीट्स जो आ रही हैं और जो इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं बाहर से। द ओनर्स रियलाइज्ड दैट देयर बिजनेस reduced by 50% in last 6 months। लास्ट 6 महीने में उनका बिजनेस 50% से कम हो गया। एंड दिस क्रिएटेड अ स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर देम। अब वो स्ट्रेस हो गया उनको कि यार हमारा अगर इतना ही बिजनेस ऐसे ही कम होता रहा तो फ्यूचर के अंदर तो हमें शॉप बंद करनी पड़ जाएगी। नाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन, they consulted a business consultant to help them develop a strategy to fight the competition।
तो यहाँ पे अब आप पिक्चर में आए, आप हीरो की तरह पिक्चर में आए कि भाई हमें बताओ कि हम क्या करें, एंड सस्टेन देयर सेंचुरी ओल्ड फैमिली बिजनेस। तो जो बिजनेस कंसल्टेंट है उसने एडवाइस किया कि भाई इनोवेशन करनी शुरू करो, एक नया स्नैक लेके आओ मार्केट के अंदर, और जो कि ट्रेडिशनल स्नैक की ही कॉपी हो, जो आपके रीजन के अंदर जो ट्रेडिशनल स्नैक है उसी से मिलता जुलता एक नया स्नैक अपने शॉप के अंदर लॉन्च करो। ओनर्स को अच्छा लगा आइडिया, तो उन्होंने एक न्यू स्नैक बनाया कॉल्ड दही समोसा। हा, क्या मजेदार स्नैक होता है दही समोसा। ओनर्स ने दही समोसा बनाया, which very quickly became popular among the public and helped regain the lost business of Kamal Sweets Corner। उनको हेल्प किया कि अब उनका बिजनेस दोबारा से लाइन पे आ गया। One of the very crucial importance of strategic management was used by the business consultant to help the owners of Kamal Sweets Corner. Which one could it be? Also, was this a reactive strategy or a proactive strategy? तो पहले इसके अंदर दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया कि इन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस है जो इस केस सिनेरियो में यूज करी गई है, एंड सेकेंडली क्या कमल स्वीट्स कॉर्नर जो है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करता है या रिएक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करता है, और अकॉर्डिंग टू यू विच इज बेनिफिशियल। तो यार देखो हमने दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, तो आप मेरे को बताओगे कि कौन सी इंपॉर्टेंस इसके अंदर यूज हुई है। तो एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस थी कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जो इंपॉर्टेंस है वो तो ये है। एंड सेकंड, ये रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है? तो ये एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कमल स्वीट्स ने जब उसका 50% धंधा कम हो गया तब उसने स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हायर किया, बल्कि उसको पहले से ये सोच लेना चाहिए था कि यार मेरे को बार बार इनोवेशन करते रहनी चाहिए ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली चल पाए। तो पहली चीज क्या है सर? The strategy used here for developing a competitive advantage via product which help Kamal Sweets Corner regain their lost business. This is also one of the major importance come advantage of strategic management. So developing a competitive advantage and a core competency जो हमने importance पढ़ी थी वो importance यहाँ पे use की गई है। The strategic management helps to develop core competencies and competitive advantage to overcome the competition. Then second, the strategy used here is a reactive strategy. तो जो भी important keywords है ना वो मैंने यहाँ पे black से highlight किए हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम से पहले अगर पढ़ना भी चाहो तो सिर्फ इन keywords को पढ़ लो तो आपका काम चल जाएगा। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। Alabella Foods and Just Be Foods are successfully competing chain of restaurants in India। तो एलाबेला फूड्स और जस्ट बी फूड्स जो है compete कर रहे हैं आपस में, ये डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स हैं, बल्कि डोमिनोज और पिज्जा हट कहूंगा मैं। एलबेलास आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच। अगेन एलबेलास को इनोवेटिव अप्रोच के लिए जाना जाता है, विच हैज रिजल्टेड इन गुड रेवेन्यूज। ऑन द अदर हैंड जस्ट बी स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जस्ट बी जो है वो स्लो है एनवायरमेंटल चेंजेस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। The initial stages of COVID-19 pandemic and ensuring the strict lockdown had an adverse impact on both the companies। तो COVID-19 की वजह से दोनों कंपनीज में एक adverse impact देखने को मिले हैं। Realizing its severity and future consequences, Albella Foods immediately chalked out its post-lockdown strategies, which include initiatives like contactless dining, new category of foods, improving safety measures and introducing online food delivery app। तो एलबेला फूड्स क्योंकि वो इनोवेशन के लिए जाना जाता है, उसने जैसे ही कोविड-19 देखा उसने नई चीजें अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर लॉन्च कर दी। सीइंग द पॉजिटिव बज अराउंड दीज मेजर्स, एलबेला फूड्स जस्ट बी फूड्स ऑल्सो थिंक्स टू इंट्रोड्यूस दीज मेजर्स। तो जस्ट बी ने कॉपी करने की सोची उसको। अब बताओ कि क्या अप्रोच एलबेला लेता है और क्या जस्ट बी लेता है। डिस्कस दी स्ट्रैटेजी अप्रोचेस एंड विच अप्रोच इज बेटर। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एलबेला प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है और जस्ट भी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। बेटर कौन सी है इन दोनों में से? तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हमेशा बेटर रहती है, और इन दोनों को डिस्कस करना है तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज एन अडैप्टिव रिएक्शंस टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है सर। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी while continuing the previously initiated business approaches that are working well. They newly launched the managerial initiatives to strengthen the company's overall position and performance. These are the outcomes of management analysis and strategic thinking.
देन रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है? इट इज एन अडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये दोनों जो है आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको 2-2 3-3 पॉइंट लिखने हैं। जरूरी नहीं है जो इस क्वेश्चन में लिखे आपको वही लिखने हैं, अपने जो स्टडी मैट के अंदर जो कॉन्सेप्ट बुक के अंदर पॉइंट्स हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं। देन इन रेफरेंस टू द गिवन केस प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी सीम्स टू बी बेटर। ठीक है ना, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी हमेशा बेटर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्रो लिमिटेड एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचने में। Although the company has been doing well, it still continues actively to strengthen its brand identity, launch creative and impactful marketing campaigns, and introduce new and innovative eco-friendly products. कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन तब भी वो इनोवेशन की तरफ ध्यान देती रहती है। कमल स्वीट्स कॉर्नर के तरह नहीं है कि जब उसका 50% रेवेन्यू गिर जाए तब वो स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट को हायर करे। हाउएवर जो कंपनी है वो फेस कर रही है कुछ इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम लार्ज रिटेलर्स, जो दूसरे बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनसे वो एक कंपटीशन को फेस कर रही है, हु आर एंटरिंग द इको फ्रेंडली स्पेस। टू फेस द कंपटीशन द कंपनी क्विकली स्टार्टेड टू अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। तो फेस करने के लिए फ्यूचर को कंपनी ने एकदम क्विकली स्टार्ट किया कि हम मार्केट कंडीशन को फेस करने के लिए चीजें करते हैं। अब उसने डिफरेंट मार्केटिंग स्टाइल्स अडॉप्ट करें, उसने कॉम्पिटिटर एक्शंस को देखा, उसने काउंटर पार्ट कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, यानी कि सस्ता माल कर दिया होगा उसने अपना। अब डिस्कस करो कि स्ट्रेटेजी अप्रोचेस टेकन बाय द इक्रो लिमिटेड इन 2 डिफरेंट सिचुएशंस टू स्टे द कॉम्पिटिटिवनेस। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी इक्रो लिमिटेड शुड अडॉप्ट इन फ्यूचर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो जो इक्रो लिमिटेड है उसने पहले तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिसमें उसने पहले से वो इनोवेटिव तरीके ला रही थी, नए नए मार्केटिंग कैंपेन्स कर रही थी, लॉन्च करी थी नए नए प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो वो उसकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी थी। फिर जब उसने देखा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो उसने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में चेंज किया, उसने नए नए मार्केटिंग कैंपेन्स और तरीकों से करना शुरू कर दिया, तो वो उसकी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो इनिशियली द कंपनी वाज प्रोएक्टिव। कैसे? वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही थी, इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स करनी थी और प्रोडक्ट में इनोवेशन लाने की कोशिश कर रही थी। देन उसने रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था। बाय अडेप्टिंग टू द मार्केट चेंजेस, कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया, डायनामिक मार्केटिंग करी और अपने प्राइस के अंदर एडजस्टमेंट्स लेके आई। दीज रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज डेमोन्स्ट्रेट इक्रो लिमिटेड्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। नाउ फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इक्रो लिमिटेड की? तो टू रिमेन द कॉम्पिटिटिव एंड गेन अ सस्टेनेबल एज, इट शुड अडॉप्ट द ब्लेंड ऑफ अप्रोच ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसको सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन करना चाहिए कि फोकस करे कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करने के लिए, और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज्यादा पैसा लगा दे इस इनोवेशन के अंदर। सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन वो अडॉप्ट कर सकती है। वो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपना सकती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम करे, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करे और स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकती है। अपने आसपास के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे आपके मान लीजिए कॉम्पिटिटर है, तो चाहे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाए। चलिए सर, अब क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव डिस्कस करो। तो ये तो हमने पूरा स्टडी मैट में ही पढ़ा था कि यस इट इज ट्रू दैट स्ट्रेटेजीज पार्टली रिएक्टिव एंड पार्टली प्रोएक्टिव। इन प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइज क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एनालाइज करती है पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोस, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाती है टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। ठीक है, everything cannot be planned in advance, so it is not possible to anticipate the moves of the rival firms and consumer behavior evolving the technologies। तो इसके बाद कंपनी क्या करती है कि जो भी चेंजेस मार्केट के अंदर आते हैं उसको अडॉप्ट करने की, अडेप्ट करने की कोशिश करती है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो हमने 5-7 पॉइंट्स याद करे हैं आपको वही लिखने होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नया इसके अंदर होता ही नहीं है। देखो, फाल्गुनी सीएफओ है वॉरशिप एडवर्टीजमेंट एजेंसी के, स्टेटेड दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिल्कुल सही, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हमें हेल्प ही करती है कि हम कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सके। दैट फैसिलिटेट्स इन द टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। Do you agree? If yes, then what and how does it facilitate it in? तो देखो, बिल्कुल हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है
कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके, कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर सके, ताकि हम कंपनी को और अच्छे से ग्रो कर पाए और सर्वाइवल में कंपनी की मदद हो पाए। तो यस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, particularly in a turbulent environment. It provides the framework for developing and leveraging core competencies and competitive advantages that enable the organization to not only withstand the challenges but also seize the opportunities for expansion and success. सर्वाइवल में कैसे हेल्प करता है कि जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होती है उसके अंदर जो भी रैपिड चेंजेस होते हैं, अनसर्टेनिटीज आती है और चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है उन ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में उन चेंजेस के अंदर। देन बाय डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतर बनती है और उस जो भी अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शंस होती है उसके बावजूद भी एक ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट रहती है अपनी मार्केट के अंदर। इस तरीके से वो सर्वाइवल में मदद करता है। ग्रोथ में कैसे मदद करता है इससे? Strategic management goes beyond the survival by enabling to identify opportunities and innovate and create value for its customer. तो जो इनोवेट करती है जब कंपनी अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करती है, उसकी मदद से जो है कंपनी ग्रो कर पाती है। It helps organization to capture market share, expand its offerings and achieve sustained growth. चलिए सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Each organization must build its competitive advantage keeping in mind the business warfare. This can be done by following the process of strategic management. Considering this statement, explain major benefits of strategic management. इसके अंदर आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 पॉइंट्स लिखने हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। It is a more proactive than reactive, better guidance to the entire organization, prepare the organization to face the future, acts as a corporate defense mechanism, and it provides evolve certain core competencies and competitive advantages. Similarly, next question के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ सारे जो भी advantages थे, defines its goals and missions, then it helps proactively shape the future of the organization, it provides the framework for making the critical decisions जो हमने पढ़ा था, then it helps in identifying and exploiting new business opportunities. It acts as a defense mechanism against costly mistakes and potential mistakes. Then it enhances the longevity of the business and it enables the development of core competencies of the company. तो आपको यही आंसर लिखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट बेनिफिट्स एक्यू बाय फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजी अप्रोच एंड मैनेजिंग। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे? मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब भी डेफिनेशन आएगी तो आप लिखोगे इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, implementing and evaluating strategy and initiating the corrective adjustments to the strategy. इसकी डेफिनेशन क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, implementing and evaluating the strategy and initiating the corrective adjustments that were deemed appropriate. उसके बाद आपको सिंपल 2 एडवांटेजेस जो हमने पढ़ी थी, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट गाइड्स द कंपनी टुवर्ड्स अनफोर्सीन सिचुएशंस। ये आप लिख दोगे एंड उसके बाद वही आपके सारे जो भी 7 पॉइंट्स है आपको वो लिखने हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अगेन आपसे वही 7 पॉइंट्स पूछे गए हैं। Viren Foods started as a small dairy business, but it is still thriving after 25 years even as many competitors shut down or merged. तो Viren Foods है जो कि एक डेयरी बिजनेस के अंदर है और 25 साल से चला रहे हैं, बल्कि इस 25 सालों के दौरान बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए और गए, लेकिन वो अपने बिजनेस में डट के खड़े रहे। Its leadership holds regular planning retreats, studies changing consumer habits and adapts its operations every few years. They recently invested in plant-based products before market demand spiked. जैसी मार्केट डिमांड स्पाइक होने से पहले ही उन्होंने प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया। What advantage is their strategic intelligence offering them and what are the other benefits of strategic management? तो Viren Foods जो है कंटिन्यू कर रहे हैं सक्सेस ओवर 25 years डिस्पाइट द एग्जिट और मर्जर ऑफ सेवरल कॉम्पिटिटर्स, रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना? तो जो बिजनेस इतना बड़ा अच्छे से चल रहा है उसकी क्या कोर है? उसका कोर है कि वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहा है।
तो अगेन अब आपको यहाँ पे सारे बेनिफिट्स लिखने हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। चलिए इसका अगेन सर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क थ्रू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस इट्स बेनिफिट्स। तो अगेन आपको सारे इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स लिखने हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ भी अलग नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। 5 से 7 पॉइंट्स जो आपने याद किए इंपॉर्टेंस के वो आपको डायरेक्टली लिखने होते हैं। ठीक है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सोच समझ के कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है वो आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं अपन अपना लेक्चर 1 का एंड। आई होप आपको लेक्चर मजा आया होगा करके। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं आज, आधी से ज्यादा आपको आज रिवाइज हो गई होंगी, अच्छे से याद हो गई होंगी, और कल के लेक्चर में हम इन सभी चीजों को एक बार दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस है आपको कि जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हो, चाहे हमारे टॉपिक्स हो, वो आज आप इस लेक्चर को एंड करने के बाद एक बार खुद से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले। ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।